हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 20 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 21 है। इसमें हम देखेंगे कि जीएस 2 में 2014 में यूपीएससी ने किस प्रकार का प्रश्न पूछा, उसे आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जीएस 2 का क्वेश्चन है आईआर का। 200 शब्दों में हमें लिखना है, 2014 में पूछा गया। तो सबसे पहले हम प्रश्न को देखेंगे कि प्रश्न क्या है, और फिर हम इसे इनकोड करेंगे और तब इसके उत्तर को कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न है, भारत ने हाल ही में, यानी कि उस समय 2014 में भारत ने हाल ही में 9 विकास बैंक यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और साथ ही एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक यानी कि एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का संस्थापक सदस्य बनने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। इन दो बैंकों की भूमिकाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होंगी? भारत के लिए इन दो बैंकों के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। और एक बात और, आप में से जो लोग ये समझ रहे हों कि ये प्रश्न केवल मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, तो बिल्कुल भी नहीं। ये प्रश्न इस समय प्रीलिम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? तो हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। पहले इसको इनकोड करते हैं। तो प्रश्न में आपने देखा कि क्या शब्द आया कि भारत ने जब न्यू डेवलपमेंट बैंक पर साइन किए कि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बनना चाहते हैं, साथ ही एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पर जब साइन किया, तो इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, एक तो ये आपको बताना है। दूसरी चीज़ ये कि भारत के इसमें शामिल होने से क्या रणनीतिक महत्व की प्राप्ति होगी, या भारत को कौन से रणनीतिक लाभ प्राप्त होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है। और इन दोनों की जो क्रिया प्रणाली है वो कैसे भिन्न है, इसे आपको बताना है। क्लियर? कहने का मतलब काफ़ी सिंपल प्रश्न है। एक तो आपको ये बताना है कि इन दोनों की क्रिया प्रणाली कैसे भिन्न है। दूसरा ये बताना है कि भारत के लिए ये दोनों क्यों इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर? अब आप में से सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों कहा कि ये प्रीलिम में इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस बार इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कोरोना टाइम पीरियड में भारत सरकार ने इसमें काफ़ी सारा फंड प्रोवाइड कराया है। साथ ही आपको पता हो कि AIIB पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया है। अब आपको पता है यूपीएससी की एक ट्रिक्स होती है कि जब भी वो किसी ईयर पे प्रश्न पूछता है, पहले उसको बेसिक पूछेगा, फिर उस पर डेप्थ में जाएगा। ठीक है। और आपको पता है एनडीबी पे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अब क्या कर सकता है? अब यूपीएससी ये कर सकता है कि उसने मेंस पे तो क्वेश्चन पूछा ही है, तो मेंस के क्वेश्चन को प्रीलिम के फॉर्म में बना देगा। कैसे? कि AIIB और एनडीबी के मध्य क्या डिफरेंस है। क्लियर? जैसे आपको बता सकता है कि एनडीबी में जो सदस्य देश हैं उनको ही ऋण प्राप्त हो सकता है। AIIB में न केवल सदस्य देशों को बल्कि बाहरी देशों को भी ऋण मिल सकता है। एनडीबी में जो वोटिंग है वो इक्वल है, जबकि AIIB में वोटिंग जो है वो इकोनॉमी के बेस पे डिपेंड करती है। AIIB की जो भूमिका है वो क्षेत्रीय स्तर पर ज़्यादा है, और एनडीबी की जो भूमिका वो क्षेत्रीय स्तर पर है, और जो AIIB है इसकी जो भूमिका है वो कहाँ पे? वैश्विक स्तर पर। एनडीबी का जो पहला अध्यक्ष होगा वो भारत का होगा, AIIB का जो अध्यक्ष होगा वो चीन का होगा। ऐसे आपको डिफरेंस पे भी प्रश्न पूछ सकता है। हालांकि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जब हम अपनी प्रीलिम्स क्रैक सीरीज 27 मार्च से शुरू करेंगे, तो वहाँ पर हम इन सारे टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से कवर करेंगे। क्लियर? बस आप अभी दिमाग में रखिए कि हाँ, इन टॉपिक्स पे हमसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या। क्लियर? तो बस आप समझिए, बाकी आपकी प्रीलिम की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, अभी सिर्फ आप मेंस पर ध्यान दीजिए। तो हाँ, देखते हैं इसका इनकोड वर्जन क्या है। तो इनकोड वर्जन है, भारत का सामान्य परिचय इन बैंकों यानी कि AIB व एनडीबी के संबंध के साथ हम देंगे। कि सामान्य परिचय का मतलब क्या होगा कि कैसे ब्रिक्स सम्मेलन 2012 में भारत ने एनडीबी की बात की, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक की, और किस तरीके से भारत ने 2014 में इसको स्थापित किया। क्लियर? आप ऐसे बता सकते हो। AIB के बारे में बता सकते हो कि इसको चीन ने किस प्रकार प्रमोट किया। इतना आपको 20 से 25 वर्ड में बस भूमिका दे देनी है। फिर है, इन दोनों बैंकों की भूमिकाएं भिन्न कैसे, आप डिफरेंस तरीके से बताओगे। अभी हम देखेंगे, अभी हम बस बता रहे हैं यहाँ पे। फिर भारत के लिए दोनों का रणनीतिक महत्व कैसा है, और फिर हम निष्कर्ष दे देंगे। क्लियर? काफ़ी सरल प्रश्न है, तो देखते हैं।
तो आप ऐसे बताएंगे कि एनडीबी का जो विचार है न्यू डेवलपमेंट बैंक, आप एक चीज़ यहाँ याद रखना, एनडीबी ये अलग है, ठीक है, और एडीबी अलग है। एडीबी है एशिया डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आसियान डेवलपमेंट बैंक ये अलग है, ये आसियान कंट्री के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हैं। और एनडीबी जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि एडीबी और एनडीबी एक ही है क्या, दोनों अलग अलग हैं, ठीक। तो एनडीबी का विचार 2012 में आया तथा 2014 के ब्राज़ील में ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने इसमें हस्ताक्षर किए। अर्थात जो एनडीबी है वो ब्रिक्स से रिलेटेड है, क्लियर। जबकि एआईएबी की स्थापना का निर्णय चीन द्वारा लिया गया। बस इतना ही आपको भूमिका में लिखना है और फिर आपको अपने प्रश्न की उत्तर की शुरुआत यहाँ से कर देनी है कि एआईबी व एनडीबी के कार्यों में भिन्नता कैसे। जैसे पहला पॉइंट, एनडीबी का जो स्वरूप होगा वो क्षेत्रीय बैंक की भांति होगा, जबकि एआईबी में कोई भी देश पार्टिसिपेट कर सकता है, अर्थात इसका जो स्वरूप है वो वैश्विक है, क्लियर। आपसे ऐसा अंतर भी पूछा जा सकता है, आप परेशान मत हो, हम वहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स को वहाँ कवर करेंगे। एनडीबी का जो पहला अध्यक्ष है वो भारत होगा, जबकि एआईबी का जो पहला अध्यक्ष बनेगा वो चाइना के द्वारा बनेगा। एनडीबी में केवल सदस्य देशों को ही कर्ज दिया जा सकता है। हाँ, एक अपवाद ये जरूर है कि कई सारी डेवलपिंग कंट्री को भी हम दे सकते हैं, लाइक अफ्रीका के। जबकि एआईआईबी में सदस्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय एजेंसियों एवं एशिया के डेवलपमेंट से संबद्ध जो यूनिट्स हैं या जो इकाइयां हैं उनको भी ऋण प्रदान किया जा सकता है, क्लियर। एनडीबी में सभी सदस्यों को समान वोटिंग राइट प्राप्त है, जबकि एआईबी में आर्थिक क्षमता के अनुरूप। और आपको पता हो कि यूपीएससी ने प्रीलिम में यही प्रश्न पूछा था कि वोटिंग राइट के मामले में भारत को कौन सा स्थान है और चाइना को कौन सा स्थान है। और अगर आपको ये पता हो तो आप उस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हैं, अर्थात एक ही ऑप्शन सही होने पर आप पूरे उत्तर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये एलिमिनेशन की जो ट्रिक्स हैं, हालांकि एलिमिनेशन की ट्रिक आपको यूट्यूब पर काफ़ी सारी मिल जाएंगी, लेकिन हमारी एलिमिनेशन की ट्रिक काफ़ी अलग होगी, आप देखिएगा 27 मार्च से। फिर है एनडीबी जो होगी वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में पूरक का कार्य करेगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली मतलब जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनके पूरक के रूप में काम करेगी। साथ ही ढांचागत एवं विकास परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराएगी। और जबकि एआईबी क्या करेगी, जो बुनियादी ढांचे हैं जैसे ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इनको ऋण उपलब्ध कराएगी। अब आप में से कई सारे लोग समझ गए होंगे जिन्होंने प्रीवियस पार्ट देखा होगा कि हमने बुनियादी ढांचे के बाद ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये वर्ड लिमिट में काउंट नहीं किए जाएंगे, क्लियर, इसलिए हमने इसको लगा दिया, ठीक। फिर आप देखिए एनडीबी का जो उद्देश्य है वो ब्रिक्स देशों के मध्य आपसी संबंधों को बढ़ावा देना है, जबकि एआईबी का पर्पस वैश्विक वित्तीय संस्थाओं लाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का मतलब समझते हो ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और डब्ल्यूबी का वर्ल्ड बैंक, इन पे हम पढ़ेंगे जब हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज स्टार्ट होगी, बहुत जल्द उसको भी करेंगे। उसमें हम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एससीओ, एआईआईबी, ये जितने भी संस्थान हैं इन सबको अध्ययन करेंगे, आप टेंशन मत लें। से प्रति संतुलन स्थापित करना, ये देख सकते हो, क्लियर। फिर आता है भारत के लिए दोनों का रणनीतिक महत्व कैसे। अब आपने अंतर जब बता दिया तब आप बताओगे डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। सलाह क्या, कि आपने जैसे यहाँ पर ये किया है ना, पॉइंट फॉर्म में बता दिए भूमिका के बाद, ठीक। तो अब आपने अगर यहाँ पॉइंट ये बता दिए हैं, क्लियर, तो आप इस चीज़ को पॉइंट में मत बताना, भारत के लिए दोनों का रणनीतिक महत्व क्या है, इसे आप पैराग्राफ में कर देना। तो क्या होगा कि आपका जो उत्तर है ना वो डेकोरेट हो जाएगा। जैसे आपने पहले 3 लाइनें क्या बता दी पैराग्राफ में, फिर आपने क्या कर दी, यहाँ पे पॉइंट आपने डाल दिए 5, क्लियर। फिर आपने क्या कर दिया, अगले पेज से फिर पैराग्राफ में आपने बता दिया और फिर एक निष्कर्ष दे दिया, तो कितना अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा और आपका जो पेपर है, आंसर्स बुकलेट है, वो काफ़ी सुंदर दिखेगी, क्लियर। तो ऐसा ही किया करिए, मतलब सारी जगह पॉइंट नहीं डालना है, भले ही दोनों चीज़ें पॉइंट पर पूछी गई लेकिन एक को पॉइंट में और दूसरे को पैरा में कीजिए, क्लियर। तो आप इसको पैरा में ही लिखना, आप ऐसे लिखोगे कि आर्थिक सहयोग के बेहतर विकल्प आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर निर्भरता को कम करेंगे, साथ ही एआईबी वर्ल्ड बैंक तथा एडीबी को कमज़ोर कर सकता है जिससे भारत प्रभावित होगा, और कारण एडीबी व वर्ल्ड बैंक से अधिकांश धन की प्राप्ति भी भारत को होती, इसलिए एआईबी आवश्यक। इस लाइन का क्या मतलब है आप नहीं समझ पाए होंगे। देखिए इसका मतलब ये है
कि जब एआईआईबी की स्थापना हुई है, तो आपने अभी पढ़ा ना एआईआईबी की स्थापना हुई क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक को कमज़ोर करना है। ठीक, अब जब ये दोनों बैंकें कमज़ोर हो जाएंगी, और आपको पता है अभी भारत इन दोनों बैंकों से पैसा काफ़ी ज़्यादा लेता है, तो जब ये दोनों कमज़ोर हो जाएंगे तो भारत पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी कि भारत को पैसा कम मिलेगा। और जब भारत को पैसा कम मिलेगा तो भारत को फिर एक वैकल्पिक बैंक चाहिए ना, तो वो वैकल्पिक बैंक कौन बनेगी? एआईआईबी। इसीलिए एआईआईबी की सदस्यता भी जरूरी है। एनडीबी की तो ज़रूरत है, लेकिन एआईआईबी की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वैश्विक रूप से संतुलन करने के लिए एआईआईबी आवश्यक है। क्लियर? तो आप ये समझ गए इस लाइन का मतलब। फिर है एडीबी व डब्ल्यूबी। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक और डब्ल्यूबी का मतलब वर्ल्ड बैंक। विकसित देशों का इनमें प्रभुत्व होता है, इसलिए एआईआईबी और एनडीबी क्या करेंगे? इन्हें संतुलित करेंगे, यानी कि इनके पैरेलल खड़ी होंगी। साथ ही इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। अब आपने इतने 4 पॉइंट बता दिए, फिर आप निष्कर्ष दे सकते हो कि भारत व चीन के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने में भी इस सहायक की भूमिका निभा सकते हैं दोनों बैंक। क्यों? क्योंकि एनडीबी का भी चाइना मेंबर है और एआईआईबी का चाइना मेंबर है, और आपको पता है एनडीबी और एआईआईबी दोनों का इंडिया मेंबर है। क्लियर? तो ये संबंधों में एक सहायक की भूमिका निभा सकते हैं। देखो मैंने एक वर्ड यूज किया, सहायक। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है ना कि अच्छा द्विपक्षीय संबंधों को आप बैंकिंग समझौते से सुलझाने का प्रयास करोगे, तो नहीं, हम सहायक की भांति में उपयोग करेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, इसके पॉइंट्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, साथ ही इसका विश्लेषण करने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।